आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। आप सबों को नमस्ते, मैं सत्यजीत। आइए आप सबों को आज मिलवाता हूँ बेगूसराय की साहित्यिक मिट्टी के एक ऐसे जन कवि और एक ऐसे जन नायक जिनकी बेगूसराय ही नहीं वरन बिहार में एक अपनी पकड़ है, एक अपनी धाक है। वो और कोई नहीं, आज आप सबों के साथ उमेश कुमार कवि जी हैं। सर, इसके भी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप इसके भी स्टूडियो के दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। देखिए, 1974 में मैं मैट्रिक का छात्र था। तब पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने बहुत ज़बरदस्त आंदोलन किया था। महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा और भ्रष्टाचार के खिलाफ। मैं उस समय उच्च विद्यालय रानी बछवाड़ा का छात्र था जी। उस आंदोलन का प्रभाव पूरे बिहार में फैल गया था। मैं भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहा, मैं उसमें कूद पड़ा। जेल भरो आंदोलन प्रारंभ हुआ था जी। हमने बछवाड़ा ब्लॉक में ताला मारकर गिरफ्तारी दी और विशेष केंद्रीय कारा हजारीबाग भेजा गया जी। हजारीबाग में जब मैं था तो वहाँ एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। उस लाइब्रेरी में मैं रोज़ जाया करता था और बहुत सारी पुस्तकों का जो मैट्रिक के छात्र नहीं पढ़ सकते थे, नहीं समझ सकते थे, उसे पढ़ने का मुझे अवसर मिला जी। और मैं बेबाक ढंग से इस बात को कहना चाहता हूँ जी कि उस समय बंगाल के कई बड़े बड़े इंजीनियर और डॉक्टर वो नक्सली आंदोलन में गिरफ्तार होकर के जेल आए थे जी। बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से जेल में बंद थे। उनकी दाढ़ियाँ धरती पर लटक रही थी जी। उनके उंगलियों के नख जो थे वो इतने बड़े बड़े थे कि मुझे उनमें सटने में डर लगता था जी। काफ़ी दूर उनसे बैठता था, बच्चा था मैं जी। और उनसे पॉलिटिकल डिस्कशन किया करता था जी। कि देश का क्या होगा, क्योंकि आंदोलन में मैं गया था। तो उसी समय मार्क्सवादी विचारधारा से मेरा लगाव हुआ जी। मैं जब वहाँ से जेल में ही था तो मेरा रिजल्ट निकला। मैं मैट्रिक पास किया जी, प्रथम श्रेणी से जी। वहाँ से आया, कॉलेज में नाम लिखाया और मेरे अंदर तो उत्सुकता थी जी। देश के बारे में, दुनिया के बारे में काफ़ी मैंने पढ़ा था। तो छात्र आंदोलन में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जी का मैं समस्तीपुर जिला का प्रेसिडेंट हुआ और तब से छात्र आंदोलन ग्रेजुएशन तक किया। उसके बाद मैं थोड़ा सा लेखनी के प्रति भी मेरा आकर्षण बढ़ा और तब मैं कुछ किताबें लिखने लगा। मैंने रामचरितमानस का अध्ययन किया, वाल्मीकि जी के रामायण का अध्ययन किया, भागवत पुराण पढ़ा और तब जिस निष्कर्ष पर मैंने अपने को पाया जी, तो मेरी सबसे पहली पुस्तक थी सर्वश्रेष्ठ रावण जी। तो राम या रावण थे अथवा नहीं, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है जी। प्राचीन इतिहास में या आधुनिक इतिहास में इसका कहीं उल्लेख नहीं है, किंतु धर्मशास्त्रों में राम इतने पॉपुलर हैं
जी। सारे लोग राम का नाम लेते हैं जी। तो उस दृष्टि से मैंने फिर से रामायण का अध्ययन किया और तब मुझे लगा कि मनुष्य को सिर के बल खड़ा किया गया। जी। अगर सचमुच में राम और रावण थे जी। तो रावण की तुलना में राम का व्यक्तित्व कुछ है ही नहीं। जी। और तब मैंने सर्वश्रेष्ठ रावण की रचना की और उसके बाद लगातार मैंने 14 पुस्तकें लिखी हैं। जी। अभी अभी मेरी एक पुस्तक छपी है, पर्यावरण, मौत या जिंदगी। जी। तो उसमें एक अध्याय है कोरोना। जी। चूंकि अभी उसी काल से हम गुजर रहे हैं, जी। तो मैंने उसमें कोरोना को थैंक यू किया है, जी। धन्यवाद दिया है, नमस्ते किया है कोरोना को, जी। कि अच्छा हुआ तुम आ गए, जी। अगर तुम नहीं आते तो इस धरती का सर्वनाश होना था। जी। और यही मोटा मोटी मेरा परिचय है संक्षेप में। जी। और आगे तो बहुत बड़ी बात है, लंबी बात है। जी सर, हम लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो साहित्यिक आपका रुझान आया, तो उस साहित्यिक रुझान में किन किन लोगों ने आपको सहायता की और किस तरह से आप उसमें अपने गति दे पाए? देखिए, मैं जब रानी हाई स्कूल में पढ़ता था जी। तो वहाँ एक शिक्षक थे शिव नारायण साहू। जी। वो हिंदी पढ़ाते थे। जी। तो वो जब क्लास में पढ़ाने जाते थे तो वो भूल जाते थे कि हम अभी बच्चों के बीच में पढ़ा रहे हैं। जी। वो झूमने लगते थे। जी। और साहित्य में खो जाते थे। जी। मुझे सबसे पहले लिखने और साहित्य के करीब जाने का अवसर और प्रेरणा उन्हीं से मिली। और उसके बाद रामावतार अनुरागी जी का नाम आपने सुना होगा। वो बेगूसराय जिला के नामी ग्रामी साहित्यकार हैं। मैं समझता हूं कि इस जिले में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना उन्होंने की है। जी। उनसे प्रभाव हुआ। फिर शैलेंद्र कुमार शर्मा त्यागी जी का नाम आपने सुना, अभी वो हैं। जी। अभी वो हैं, बहुत बड़े साहित्यकार हैं। जी। उनसे मिली। जी। और फिर बाबा नागार्जुन से मुझे बहुत सानिध्य मिला। जी। मैं मेरी मुलाकात सबसे पहले बाबा नागार्जुन से पटना में हुई। जी। मैं नहीं जानता था कि ये बाबा नागार्जुन है। और मुझे ऐसे ही लोग रानी हाई स्कूल में मेरा नाम कवि जी रख दिया। कविता मैं करता नहीं था। जी। तो जब पटना में मैं बैठा था तो किसी ने मुझे पुकारा, कवि जी। जी। तो बाबा नागार्जुन झट से इधर तक देखे। जी। कवि जी, अरे तुम कवि है? जी। अब मैं तो फेर में पड़ गया, अब क्या करूं मैं? जी। उन्होंने कहा कुछ कविता सुनाओ, अभी सुनाना होगा तुमको। और वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिली कि अब मुझे कविता करना ही होगा। जी। तब मैंने कविता और साहित्य के प्रति मेरा आकर्षण बढ़ा। मैं बाबा नागार्जुन का ऋणी हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हीं के नक्शे कदम पर चलूँ। जी। बेगूसराय दिनकर की साहित्यिक मिट्टी है, दिनकर की भूमि है और बेगूसराय में बहुत तरह की, बहुत धाराओं की कविता लिखी जाती है और गाई जाती है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि प्रगतिशील विचारधारा और जो एक राष्ट्रीयता या राष्ट्रवादी विचारधारा है, इन दोनों की कविताओं के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दुनिया को देखने की अपनी अपनी दृष्टियां होती हैं। जी। अपनी अपनी दृष्टि से दुनिया को लोग देखते हैं। किसी को लगता है, सिनेमा देखने लोग जाते हैं तो नाई देखता है कि हीरो के बाल का कटिंग कैसा है। जी। दर्जी देखता है कि उसके कपड़े की सिलाई कैसी है। तो अपनी अपनी दृष्टि है। जी। किसी को पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। जी। किसी को चिड़िया अच्छी लगती है। जी। किसी को कोई लड़की खूबसूरत है, काफ़ी श्रृंगार करके बैठी है, वो अच्छा लगता है। और किसी को लगता है कि एक आदमी जो दिन भर श्रम करता है और उसके घर में उसका बच्चा बीमार है, उसके इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, वो दिखाई देता है। तो दुनिया को अब देखने की अपनी अपनी जो दृष्टियां हैं, उसमें मुझे वो दृष्टि अच्छी लगी कि हमारा देश किन चुनौतियों के सामने खड़ा है।
सही बात है। हम आज़ाद हुए 47 में, आज़ादी के 74 साल बीत रहे हैं। आज भी आधी आबादी अनपढ़ है, आज भी दुनिया के सबसे ज़्यादा अंधे लोग भारत में हैं। सही बात है। आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब और कुपोषित भारत में हैं। यही हमने हासिल किया है जी। इसको बदलना होगा जी। और इसको बदलने के लिए हमको काम करना चाहिए, अपनी लेखनी में उसको लिखना चाहिए। और महाकवि दिनकर, हमें गर्व है कि हम दिनकर की धरती से हैं। मेरा सीना फूल जाता है जब मैं कहीं और जाता हूं तो दिनकर को याद करके, जब पता चलता है लोगों की ये दिनकर की धरती से आते हैं तो कन्नी कटाने लगते हैं लोग। और दिनकर भी प्रगतिशील धारा के कवि थे। आज बड़ी कोशिश हो रही है। अभी अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा सिमरिया में जी। एक महाकुंभ मेला लगा था जी। उसमें साहित्यिक मेला भी लगा था जी। और दिनकर को सांप्रदायिक धारा के कवि के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई, नापाक कोशिश की गई। दिनकर एक क्रांतिकारी थे और राष्ट्रीय कवि थे। भारत और चीन का युद्ध हुआ, उन्होंने भारत के नौजवानों को ललकारा। गरीबी भी भूखमरी थी, उसके बारे में लिखा। नेहरू जी से बड़ी दोस्ती थी उनकी, कोई परवाह उन्होंने नहीं किया कि नेहरू गुस्सा हो जाएंगे या क्या होंगे। उन्होंने गरीबी के बारे में लिखा और लिखा कि संघर्ष करो जी। लड़ाई लड़नी होगी जी। खेतों खलिहानों में ही राम और कृष्ण मिलेंगे, मंदिरों में बैठने से काम नहीं चलेगा, उठो लड़ो, ये सब लिखा उन्होंने जी। तो हम उसी से प्रभावित हुए हैं और उसी धारा में मैं लिखता हूँ जी। बहुत अच्छी बात है और मैं आपकी साहित्यों को पढ़ते रहता हूँ गाहे बगाहे और रचनाओं को भी सुनने का मौका मिलता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारे पुस्तकें लिखी हैं, उसमें से एक आपकी पुस्तक है डरावना सुराख है जी। थोड़ा इसके बारे में आप बताएं। देखिए, ब्लैक होल, अंग्रेजी में एक शब्द है ब्लैक होल जी। उसी की हिंदी है डरावना सुराख जी। अभी जो हम समाज को ऊपर से बाहर से देखते हैं, भीतर में वो नहीं है जी। भीतर में बड़े बड़े सुराख हैं सिस्टम में। जी। मैं लगभग 10.5 साल जेल में भी बिताया है कई कारणों से। जी। आंदोलन, उसमें मुख्य रूप से आंदोलन। जी। तो उसमें जेल की भी बहुत कहानी है जी। उस डरावना सुराख में। जी। और उसमें है कि आज जो राजनीति में अपराधीकरण जो बड़े पैमाने पर हुआ है, जी। जो ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ राजनीतिक कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी दल से जुड़ा हुआ, जी। उसकी बात समाज में कोई नहीं सुनता है। जी। 2 आदमी झगड़ा कर ले, कुछ कर ले, उसमें आप जाइए उसके पास, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के पास, तो वो जाएगा, दोनों को समझाने की कोशिश करेगा, दोनों में कोई नहीं समझेगा। और 10 गो राइफल वाला एक हीरो है, उसके पीछे 10 बंदूक वाला है, वो जाके कहेगा ए जाओ तो वैसे करो, तो फट से उसकी बात मान लेगा। जी। और इसीलिए पहले अपराधी लोग नेता को जिताता था चुनाव में। जी। तो देखा जब हम नेता को जिताते हैं तो हम ही का नेता नहीं बन जाएंगे। जी। तो अब नेताजी सब पीछे हो गया और वही सब आगे हो गया। जी। वही एमपी बनता है, वही एमएलए बनता है, वो सब बनता है। जी। तो उसमें भी, उस किताब में भी है जी। कि एक कुख्यात अपराधी एमएलए बन जाता है। जी। उसके पास 10-20 गुंडे हैं। जी। वो जाता है और एक गांव का बहुत गरीब आदमी है, वो समाज में कुछ लोगों ने उसको मारा पीटा, वो अपराधी के पास गया और उस दरमियान उसकी पत्नी भी गई। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत है और वो अपराधी जो एमएलए है वो अपने गुंडों के साथ जाता है, उसके साथ बलात्कार करता है। एक सच्ची घटना है, वो पात्र भले ही बदल गया हो लेकिन सच्ची घटना से मैंने जो देखा उसको मैंने उसमें लिखा है। मैं उसका जिक्र नहीं कर पाऊंगा वो कहाँ की घटना है, लेकिन तो वो उसके साथ बलात्कार करता है, उसके पति की उसका पति प्रतिवाद करता है तो उसके पति की हत्या कर देता है
और उसके बाद वो औरत लड़की जो है वो पागल हो जाती है, वो सड़कों पर पागलों की तरह कुछ से कुछ बकती रहती है, और उसी बीच वो गुंडा आता है जी। और फिर उसको देखता है, फिर उसके साथ मजाक करता है, और वो गुस्से में एक पत्थर उठाकर यूं ही मार देती है, और संजोग से वह पत्थर उस एमएलए के सिर में लगता है, एमएलए वहीं मर जाता है जी। तो मैंने प्रतिकार भी दिखाया है कि सिर्फ अत्याचार और जुल्म नहीं दिखाया, उसका प्रतिकार दिखाया है जी। और उसके बाद उस लड़की को कारावास हो जाता है, और तब उस लड़की की हत्या करने के लिए अपराधी लोग एक पुराने केस को खुलवा करके जेल जाता है, उसमें जाकर उसके साथ अत्याचार करने, उसकी हत्या करने की कोशिश करता है, और फिर वो कहानी जो है आगे निकलती है। जेल में भी होता है, जेल में भी एक अपराधी जब उसकी हत्या करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर भी वो पत्थर फेंकती है, और तब उसके बाद बाहर एक, तो उस पूरी जो वो एमएलए जो मारा जाता है जी। वो एमएलए मुख्यमंत्री का खास आदमी होता है जी। तो जेल में वो मर्डर कर देती है, बाहर में एमएलए का मर्डर कर देती है वो लड़की। तो कलेक्टर और जेल सुपरिंटेंडेंट जी। वो थोड़ा सा उस लड़की के प्रति सहानुभूति दिखाता है जी। और मुख्यमंत्री को लगता है कि अब इसमें हम फंस जाएंगे। जी। मतलब मैं जो गुप्त रूप से ये काम उस लड़की को मरवाने का षड्यंत्र किया था जो विफल हो गया, हो सकता है हम उसमें फंस जाएं। तो वो कलेक्टर और जेल सुपरिंटेंडेंट को मुख्यालय में बुलाकर जी। और गुप्त रूप से उसकी हत्या करवा देता है जी। तो ये पूरा होल्स जो है, जो ब्लैक होल्स है सिस्टम के अंदर, उस पर मैंने उस उपन्यास में प्रकाश डाला है। जी। मैंने कोशिश किया है कि पाठकों को अच्छा लगे, पाठक उसको पढ़ें और न सिर्फ मनोरंजन के लिए बल्कि उससे कुछ शिक्षा भी ग्रहण करें, और इस सड़ी गली बदबू देती हुई जो राजनीतिक और सामाजिक अवस्था है इसके खिलाफ बगावत के लिए खड़े हों। जी, बहुत अच्छा आपने बताया, और मैं तो उसी कहानी में फिर से खो गया था आपके किताबों के पन्नों में। मैं एक और सवाल आपसे करना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो रचना है सुंदरैया की कविता जी, ये एक काव्य नहीं है और ये एक लेख कहानी संग्रह है, लेकिन उसका नाम सुंदरैया की कविता आपने क्यों रखा? क्योंकि पाठकों को उस नाम से कविता पढ़ने का भाव आता है, लेकिन उसमें उनको गद्य और भाव है, कहानी संग्रह में भाव है ऐसा। देखिए, इसको बताइए। उसमें दो महत्वपूर्ण कहानी है। मैं ऐसे तो 8-9 कहानियां हैं, मैं 2 कहानी पर थोड़ा सा संक्षिप्त प्रकाश डालने का प्रयास करता हूँ। एक है सुंदरैया की कविता कहानी है, उसी के नाम पर उस किताब की शीर्षक भी रखी गई है जी। तो सुंदरैया जो है वो एक दक्षिण भारत का लड़का है जी, और कविता जो है वो एक उत्तर भारत की लड़की है जी। वो लड़की पढ़ना चाहती है जी, और आज जो हमारे समाज में जी जो स्थिति है कि बड़ी उत्सुकता से माँ बाप बच्चियों को पढ़ाते हैं जी, बड़ा मन लगाकर मजदूरी करके आता है, पैसा लेके जाके स्कूल में पहुंचा देता है जी। और सिस्टम ऐसा है कि जब वो लड़की बड़ी हो जाएगी, पढ़ लिख लेगी, तो उसके लिए वैसा ही लड़का चाहिए जी। तो उसके लिए 10-20 लाख रुपया चाहिए, उसको तो खाने का उपाय नहीं है। ये भय सताने लगता है। जैसे वो 9वीं 10वीं कक्षा में जाती है कि ये भय लोगों को सताने लगता है, और तब झटपट वो उसकी शादी करने की कोशिश करने लगता है। और जब वो इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जाती, कुछ करती अपने जीवन के लिए, देश के लिए, उसके पहले ही वो 2-3 बच्चों की मां बन जाती है। सही चित्रण आपने किया है। तो वो जो है उससे वो डरी हुई है कविता जी। उसके माँ बाप उसकी शादी करने के लिए आतुर हैं जी, और वो कहती है कि मैं कदापि शादी नहीं करूंगी जी। वो विद्रोह करती है माँ बाप से जी। कहती है कि आप मत हमको पैसे दो पढ़ाने के लिए जी। और वो दोस्ती करती है। सुंदरैया जो लड़का है उसका बाप उत्तर भारत में नौकरी करता है रिफाइनरी में जी। तो वो चूंकि उत्तर भारत में ही लड़का रहता है, सुंदरैया वहीं पढ़ता है जी। तो दोनों को दोस्ती हो जाती है
जी। और वो दोस्ती कोई गलत दोस्ती नहीं है, एकदम फ्रेंडशिप जिसको कहते हैं, जो दोस्ती एक दोस्त एक साथी जो जीवन का होता है वो है। और वो उसको पढ़, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, वो पढ़ने में उस लड़की की मदद करता है जी। और वो सुंदरैया जो है वो पर्यावरण का परम मित्र है जी। उसको पेड़ पौधों से बड़ी दोस्ती, चिड़ियों से बड़ी दोस्ती, बादल से दोस्ती, वर्षा से दोस्ती, नदियों से दोस्ती जी। और कविता भी उसमें खो जाती है और दोनों उच्च शिक्षा हासिल करते हैं और भारत सरकार की बड़ी बड़ी नौकरियों में जाते हैं जी। और तब दोनों शादी करते हैं। जी। तो वो सुंदरैया और कविता की कहानी है। जी। और एक उसमें है कुंजमा। जी। कुंजमा एक लड़की है, आदिवासी लड़की। जी। वो बस्तर की कहानी है। जी। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में एक जिला है बस्तर। जी। वो अभी भी आप जब जाएंगे बस्तर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर बस्तर जाइए, वो देखने लायक जगह है। जी। बस्तर जब आप बढ़िया कपड़ा पहन के जाएंगे और सड़क से गुजरेंगे तो जंगल के आदमी जो सड़क पर आते हैं तो आपको बढ़िया कपड़ा देखकर भयभीत होकर के वो भाग जाएंगे जंगल की ओर और पेड़ पर चढ़ जाएंगे जी। इतना मतलब अभी भी वो जंगली और पिछड़ापन है वहाँ जी। तो कुंजमा उसी जंगली आदमी की लड़की है जी। और उसी वहाँ कुछ नक्सली संगठन है जी। तो नक्सली लड़के लोग जो हैं वो गांव में मीटिंग करते हैं और इस सिस्टम के खिलाफ बगावत करते हैं जी। तो गांव के सारे लोग उसके साथ हो जाते हैं जी। और सीआरपीएफ का कैंप है वहाँ जी। तो कैंप के जवान उस इलाके में जाते हैं सर्च करने के लिए जी। संजोग से सीआरपीएफ के जवान को भालू से लड़ाई हो जाती है जी। और भालू जो है उस सीआरपीएफ के दोनों तीनों जवानों को पटक पटक के बुरी तरह से जख्मी कर देता है जी। और उसी समय कुंजमा उस रास्ते से गुजरती है वो लड़की जी। तो आदिवासी लड़की है, शरीर पर कपड़े भी नहीं हैं, बस छोटी सी एक बिस्टी पहनी है और वो गुजर रही है। वो दोनों घायल, मतलब वो तब भी उस पर भालू हमला कर रहा है। जब कुंजमा को भालू देखता है तो भाग जाता है भालू और वो किसी तरह से कहर करके वो लड़का सीआरपीएफ का जवान जो है कुंजमा को बुलाता है। और वो कुंजमा जब देखता है कि ये मिलिट्री वाला है तो उसको बहुत गुस्सा होता है, मिलिट्री के प्रति एकदम गुस्सा होता है। वो चाहता है कि और इसको मार दें, लेकिन वो रो करके जो कहता है वो सिपाही तो उसको दया आ जाती है जी। और तब कुंजमा पानी से उसको धो करके और जड़ी बूटियों को तोड़ करके उसके देह में मालिश करती है। तब दोनों जवान अच्छा हो जाता है। 4-5 दिन तक वो सेवा करती है और तब वो जवान जाता है अपने कैंप में। और कैंप में जब ये कहानी कहता है तो उन सारे जवानों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है जी। कि तुम नक्सली हो गया, तुम उसका पक्षपात करता है जी। ये कहानी है कुंजमा जी। तो यही है, ये आपकी सुंदरैया की कविता की दो प्रमुख कहानी है जी। आपकी बहुत सारी कविताएं बेगूसराय के जन जन के लोग सुन चुके हैं और आपकी एक पुस्तक भी है, चलो क्रांति का बीज रोपने। मैं चाहता हूं कि आप उसके बारे में बताते हुए अपनी अगर 1-2 रचना सुनाते तो केहू स्टूडियो के दर्शक आपको सुन पाते और देख पाते। जी देखिए, मैंने पहले ही बताया कि दुनिया को देखने की अपनी अपनी दृष्टि होती है जी। तो उस चलो क्रांति का बीज रोपने में इनकलाब की कविताएं हैं। समाज व्यवस्था में जो बुराइयां हैं उसके खिलाफ बगावत के लिए उसमें कविताएं लिखी गई हैं। और जितना ही शोषण के खिलाफ संघर्ष आवश्यक है उतना ही आज पर्यावरण की रक्षा और जलवायु को परिवर्तित होने से रोकने की लड़ाई उतनी ही आवश्यक है। क्योंकि हम रहेंगे, आप रहेंगे, ये धरती रहेगी, इस पर जीव जंतु रहेंगे, तभी तो आप शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे जी। अभी तो पूरी मानवता और पूरे जीव जंतुओं के सामने उसके अस्तित्व का संकट है जी। इसलिए उतना ही महत्वपूर्ण पर्यावरण की लड़ाई है जी। उससे थोड़ा भी कम नहीं है जी। तो उस पर भी उसमें कविताएं हैं जी, बहुत सारी जी। तो हमको
कविताएं मैं लिखता बहुत हूँ, मगर मुझे याद नहीं रहती है। जी। मैं एक कविता मुँह जवानी सुनाता हूँ। जी, जी। सबसे मेरे जीवन की सबसे पहली कविता। जी, बहुत अच्छा। जब मैंने सर्वश्रेष्ठ रावण लिखी थी तब मैंने एक कविता भी लिखी थी। जी। और उसके बाद एक कविता मैं पढ़ के सुनाऊँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप सुनाइए ना? सर। हाँ सर, वो मेरी पहली कविता है। राम थे उत्तम या रावण थे, कथ पुराना अनदेखा। किसी ने देखा नहीं है। राम थे उत्तम या रावण थे, कथ पुराना अनदेखा। पुस्तक में वर्णित है जस, तस आधार उसे परखा। दशरथ ने श्रवण को मार दिया और कहा कि धोखा से बारा। झूठ कहा स्वयं पुरुषोत्तम ने, लक्ष्मण है अभी कुंवारा। शूर्पणखा की प्रणय निवेदन, ठुकराया कोई बात नहीं। नाक कान क्यों काट लिया था, कहिए क्या अन्याय नहीं। सुग्रीव से सुनकर एक तरफा, बाली का राम ने वध किया। क्या कहते हैं बाली के संग, पुरुषोत्तम ने क्या न्याय किया। पेट से थी सीता मैया, प्रेग्नेंट थी, पेट से थी सीता मैया। गृह निष्कासित क्यों किया, अग्नि परीक्षा ले ही ली थी, जंगल में क्यों भेज दिया। ये मेरी एक पहली कविता थी, मेरे जीवन की पहली कविता थी। जी। बहुत सारे सवालों को इसमें आपने, हाँ सर, मुझे जो लगा बहुत लोगों को तकलीफ होती है मेरी इन कविताओं से, मेरे इन दृष्टियों से, लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करता, मैं लिखते जाता हूँ। हाँ, कहा भी गया है कि साहित्यकार अपनी नज़रों से कुछ घटनाओं को देखता है, जिस दृष्टि से कागज पर उकेरने का प्रयास करता है। जी जी। आप एक और अपनी जो रचना, एक कविता में रचना सुना दूं? जी सुना। लिखा हुआ लेकिन मैं पढ़ के सुनाऊंगा। जी जी। कविता का शीर्षक है भूख बीमारी। चलो समर में कफन बांध लो, कर लो लड़ने की तैयारी। चलो समर में कफन बांध लो, कर लो लड़ने की तैयारी। कोरोना के पीछे पीछे दौड़ रही है भूख बीमारी। कोरोना के पीछे पीछे दौड़ रही है भूख बीमारी। भूख से लड़ना है गर तुझको, भूख से लड़ना है गर तुझको। कमर कसो चल गोदामों में, कमर कसो चल गोदामों में। भरो बोरियां पीठ पे ला दो, चलो उठाओ घर ले जाओ। बच्चे बूढ़े मिलकर खाओ। आती देखो पुलिस गाड़ियां, आती देखो पुलिस गाड़ियां। भागो मत तू भिरना सीखो, भागो मत तू भिरना सीखो। भूख मरो मत लड़ना सीखो, लड़ते लड़ते जीना सीखो। चलो समर में कफन बांध लो, लड़ने की तैयारी कर लो। शासन की कुर्सी पर बैठा, शासन की कुर्सी पर बैठा। भरता किसका पेट, काटता है किसका वह। खास कौन है, कौन है अदना, अब भी कोई शक है कहना। कौन है अदना, अब भी कोई शक है कहना। अंबानी का चाकर है वह, अंबानी का चाकर है वह। बैंक लुटेरों का है अपना, अंबानी का चाकर है वह। बैंक लुटेरों का है अपना। कोरोना को लूट का साधन बेईमानों ने बना लिया है, कोरोना को लूट का साधन बेईमानों ने बना लिया है। नाम बेचकर कोरोना का अरबों खरबों कमा लिया है। मित्र कौन है शत्रु, अब भी तो पहचान करो। समर कसो अब रोटी खातिर, शत्रु से संघर्ष करो। वर्ग शत्रु से लड़ना सीखो, सत्ता को हथियाना सीखो। एकमात्र है समाधान यह, चलो श्रमिक संघर्ष करो। बहुत अच्छी। मैं सर आपसे सवाल जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि आजकल के नवयुवकों को, सोशल मीडिया का यह युग है और आप लोगों के समय में तो किताबें खूब छपती थीं और लोग खूब पढ़ते थे, लेकिन आजकल के इस डिजिटल माध्यम के युग में जो आजकल के युवा हैं वो किस तरह से अपनी कविताओं को लिखें और किस तरह से उनको पाठक वर्ग मिले, इस पर आप एक संदेश अगर देना चाहते हैं तो सर। देखिए, यह बिल्कुल सामयिक बात आपने कही है जी। आपका प्रश्न बहुत ही समीचीन है जी। ये डिजिटल युग है, उसकी सच्चाई से आप इनकार नहीं कर सकते जी।
यह एक कड़वा सच है जी कि आजकल खास करके युवा पीढ़ी के लोग जी तो सोते जगते उठते बैठते बस उनके सामने मोबाइल है। जी तो खूब मोबाइल पर लिखिए कविता, जी खूब लैपटॉप पर लिखिए कविता, जी लेकिन एक बात जान लीजिए, किताबों की दुनिया उतनी कमजोर अभी भी नहीं हुई है। जी किताबों की दुनिया आज भी मुकाबला करने के लिए डिजिटल दुनिया से तैयार है। जी किताबों से मुंह मत मोड़िए, चाहे कितनी भी जानकारी गूगल बाबा के पास हो, जी चाहे कितनी भी जानकारी और दूसरे जो हमको उतना नहीं मालूम है क्या क्या आजकल मोबाइल में है तो वो है, लेकिन किताबों की प्रासंगिकता आज भी कम नहीं हुई है। जी और मैं इसी संदर्भ में अपने दृष्टिकोण की एक बात दोहरा दूं जी कि दुनिया में जो अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है उसके संदर्भ में मैं बोल रहा हूं कि कार्ल मार्क्स की लिखी हुई दास कैपिटल की किताब 2019-20 में दुनिया में सबसे ज्यादा बिक्री हुई है, और आज तक जितनी किताबें बिकी थी सबसे ज्यादा बिक्री हुई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किताबों की दुनिया आज भी सशक्त है। जी इसलिए किताबें लिखना मत छोड़िए, किताबों में लिखते रहिए, मगर इस कड़वे सच से भी अनदेखा मत होइए कि डिजिटल की दुनिया है, उस पर भी लिखिए। जी यही मेरा कहना। जी सर, और कोई मैंने बात बताना चाहते हैं क्योंकि हम तो समेटने और हम क्या बताना चाहेंगे, हम आप लोग ये ऑफ रिकॉर्ड है अभी, मैंने चलेगा नहीं, मैंने और नहीं चलेगा अभी, कोई बात नहीं है। हम आपके उम्र वर्ग के सारे लोगों से कहते हैं जी कि पढ़ाई लड़ाई साथ साथ पढ़िए, खूब मन लगाकर पढ़िए, और इस समाज व्यवस्था में जो बुराइयां हैं, जो बदबू हो गई है, जो एकदम से वो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है, उसके खिलाफ संग्राम में भी आप अग्रणी भूमिका अदा कीजिए। क्योंकि आज तक का इतिहास है, दुनिया का इतिहास है कि संपूर्ण दुनिया में जब भी रूसी क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति हुई, यूरोप का पुनर्जागरण आंदोलन हुआ, भारत में बहुत सारे 1857 की क्रांति हुई, 42 की क्रांति हुई, चीनी क्रांति हुई, रूसी क्रांति हुई, क्या कहते हैं आपको, क्यूबा की क्रांति हुई, सब में युवाओं ने अग्रणी भूमिका अदा की है, छात्रों ने अग्रणी भूमिका अदा की है। इसलिए अगर इस देश में भी बदलाव होगा तो छात्र जो, आज देख लीजिए परसों की बात है, परसों मन की बात मोदी जी कह रहे थे, 2 करोड़ छात्रों ने उनके खिलाफ लिखा उसी समय, नतीजा क्या हुआ? उनको झक मार करके छात्रों की परीक्षाओं को आयोजित करना पड़ा, उसके लिए स्पेशल ट्रेन चलाना पड़ा। छात्रों का डर कितना बड़ा है आप अंदाज कर लीजिए। इसलिए छात्र युवाओं में सबसे बड़ी ताकत है, वो जिस दिन करवट लेगा उस दिन देश बदल जाएगा। जी आपके भी स्टूडियो में आए और अपनी बातों को यहाँ पर रखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप लोगों को भी, आप पूरे परिवार को, के भी स्टूडियो के पूरे परिवार को धन्यवाद। मैं उमेश कुमार कवि आपके केवी स्टूडियो में जो इंटरव्यू दिया हूं, इस कार्यक्रम को स्टार ऑफ बेगूसराय पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।